Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education classes. I am विक्रम कुमार गौतम। बेटा हम अब तक क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमने पिछला लेक्चर देखा जाए तो हमने कंप्लीट किया और हमारा उसी के साथ पहला चैप्टर भी क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया। तो हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भी पहले चैप्टर्स के दे रखे थे जो आपने शायद आप हल करके अच्छे से बताएंगे। फिलहाल अभी चेक नहीं किया बेटा, तो कमेंट में हमने आपको कहा कि आपको सारी चीज़ें आपको दे रखी है। हमने पहला चैप्टर बहुत अच्छी तरह से बहुत स्लो मोशन में हमने क्या किया, स्टडी किया और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पे ही बेस्ड हमने देखा। और हमने उसके अलावा भी कुछ रहे होंगे तो बताया भी होगा बेटा, जरूर बताया होगा। तो सारे पॉइंट आप व्यू को अगर मिला के देखा जाए तो हमने पहला चैप्टर बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ा, वो था जिसके बारे में था, क्या नाम था, सेल, या जिसे कहते हैं कोशिका। तो हमने देखा डिस्कवरी बड़ी इंटरेस्टेड चैप्टर था। इंटरेस्टेड चैप्टर में से एक कह सकते हो बेटा कि सेल के बारे में हमने स्टडी कर दी कि लाइफ का जो फंडामेंटल यूनिट होती है वही सेल होती है, जिसे हम सेल कहते हैं। तो सारे रिएक्शन केमिकल वगैरह वो कैसे साइटोप्लाज्म में ही होता है, वो सारे सेल ऑर्गन्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, किन किन काम में वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो सारे हमने सेल ऑर्गन्स के बारे में देख चुके हैं। ठीक, क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ईमानदारी से क्या करिएगा, हल करिएगा और बताइएगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे और आशा करता हूँ कि आपका 100 से 100% सही होगा यदि आप लेक्चर अच्छी तरह से मेहनत से पढ़े होंगे तो। क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा था नहीं बेटा, ठीक, हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं, 12-13 लेक्चर्स रहे होंगे आपके, कंप्लीट हो गया। और फिर उसके बाद आपको आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर के बाद। ठीक, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसको हम कहते हैं बेटा, नाम है आपका सेकंड चैप्टर का टिश्यू। ठीक, सेकंड चैप्टर का नाम है आपको टिश्यू, ठीक, जिसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट का फंडामेंटली टिश्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम क्या कहते हैं, जैसे आपने देखा अगर पहले चैप्टर्स की बात करें तो फंडामेंटल यूनिट जो थी जिसको हम कहते हैं क्या, सेल, वो सेल जो होती है वो क्या कहते हैं बेटा, एक ही सेल, एक सिंगल सेल क्या कर सकती है, ऑर्गेनिज्म हो सकती है, एक जीवधारी हो सकती है। जैसे हम अमीबा को देखें, यदि एक सिंगल सेल ही ऑर्गेनिज्म है तो उसे हम क्या कहते थे, अब क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, जैसे अमीबा हुए, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, ये सारे जो होते हैं, प्लेनेरिया हुआ, ये सारे आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और इनकी सारी जो लाइफ प्रोसेस होती है, चाहे रेस्पिरेशन चाहे वो डाइजेशन हो और चाहे वो एक्सक्रीशन हो, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो सेल के अंदर ही होते हैं। ठीक है, एक सेल के द्वारा ही होती है। तो अर्थात एक सेल जो होती है अपने जीवन यापन के लिए जो भी सारी क्रियाएं होती है वो आसानी से मेंटेन कर लेती है। ठीक, जिसको देखा भी था हमने, पूरा सेल की स्टडी की थी हमने, तो वहां पे देख लिया हमने कि कैसे होते हैं सेलों में। तो हमने देखा एक अमीबा जो होता है, एक सिंगल सेल का जो अमीबा होता है, वो एक सिंगल सेल अमीबा, एक कोश की जो होता है वो पूरा का पूरा उसका मेंटेन कर लेता है। वो सारी जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती है वो एक सिंगल सेल के अंदर ही निहित होती। लेकिन यदि बात की जाए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, किसकी बात की जाए, मल्टी सेल, जैसे ह्यूमन बीइंग हुए या फिर अदर एनिमल्स के बारे में आपको देख सकते हो, बहुत सारे आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें बेटा क्या होता है, सारे के सारे जो हमने बताया रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और वो भी बताया आपको डाइजेशन, ये सारे प्रोसेस एक सेल के अंदर नहीं होते। ठीक है, जैसे आप समझो, आपको पॉइंट ऑफ व्यू कि एक अमीबा, न्यूक्लियस है, इस अमीबा के अंदर और सारे हैं ऑर्गेनिज्म। ये अमीबा है, इसके अंदर डाइजेशन भी क्या होगा, इस सेल के अंदर होगा क्योंकि सिंगल सेल का है, डाइजेशन भी इसके अंदर ही होगा। देखो, डाइजेशन मीन्स होता है बेटा पाचन। ठीक है, डाइजेशन इसके अंदर होगा, रेस्पिरेशन भी इसी के अंदर होगा, रेस्पिरेशन भी इसके अंदर होगा और इसी के अंदर आपको क्या होगा, एक्सक्रीशन भी होगा। इसी के अंदर आपको क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा।
ये तीनों जो आप प्रोसेस और भी ETC भी कर सकते हैं, और भी रिएक्शंस होते हैं जो एक सेल के अंदर होते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो ये आपको एक सेल नहीं करती, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये देखा जाए, इसको रिमूव कर लेते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये एक सेल के अंदर नहीं होती, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, आपको बॉक्स की जो दिखा रही होती है उसमें लॉट्स ऑफ नंबर्स में क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है। और सारी सेल्स क्या होती हैं, मिलकर एक ही काम नहीं करती। उनमें हमको देखने को मिलता है बेटा सेल में, जैसे ढेर सारी सेलें हैं तो उनमें सारी सेलें एक जैसी नहीं करती। हमारी बॉडी की जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे आप ह्यूमन बीइंग को ले लो, तो हमारे सारे बॉडी की जो सेल्स है एक ही काम नहीं करती। अलग अलग ऑर्गन्स की अलग अलग क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो हमको क्या देखने को मिलता है, आप सीधे सीधे समझ लो, एनसीईआरटी की जो भाषा है कहना क्या चाहती है, सिंपल से समझ लो कि हमको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको लेबर ऑफ डिवीजन देखने को मिलता है, श्रम विभाजन देखने को मिलता है। श्रम विभाजन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी की कुछ जो सेल्स होती हैं वो अलग कार्य करती है, कुछ जो सेल्स होती है वो डिफरेंट कार्य करती है। मतलब अलग अलग सेल हैं और अलग अलग आपको क्या करती है, कार्य करती है। तो जैसे अगर आपको एग्जांपल ले लीजिए हमारी हार्ट वाली सेल का, हार्ट का हमारी जो सेल्स होती है वो अलग कार्य कर रही है। यदि आपको ले लिया जाए लंग्स के बारे में, ठीक है, लंग्स की जो सेल्स होती है वो हमारी अलग कार्य करती है। ब्लड हमारा होता है वो अलग कार्य कर रहा है। फिर उसके बाद बहुत सारे आपको, यदि आपको कहा जाए जैसे मसल्स को ले लीजिए, पेशी को, मसल्स जो होती है वो आपको एनिमल्स में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, और उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एनिमल्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है। यदि हम पौधों की बात करें, पौधों में जो होता है उनका ट्रांसपोर्ट होता है, उनमें ट्रांसपोर्ट के लिए जो फूड होता है या फिर वाटर जो होते हैं उनके लिए क्या होती है, उनकी अलग सेल्स काम करती हैं। वो कुल मिलाकर आपको क्या हुआ कि इनके पास आपको यदि कहा जाए, जो एनसीईआरटी कहना चाहती है, इसका मतलब ये हुआ कि लेबर ऑफ डिवीजन देखने को मिलता है, श्रम विभाजन। अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग क्या होता है, कार्य होता है, और उसी कार्य पे क्या होती है, वो अलग अलग स्थान पे प्रतिबद्ध होती है। अब वो स्थिर होती है, तो जो एक जैसी कार्य करती है जो सारी सेलें, वो आपस में क्या होती है बेटा, कोरिलेटेड होती है और एक ही स्थान पे पाई जाती है। जैसे हार्ट वाली सेल जगह जगह पे बिखरी तो नहीं रहेंगी, वो हार्ट की सेल जो होंगी वो सारे मिलकर आपको क्या हुआ, हार्ट बनाएंगे जो कॉन्टेक्ट कर रहा है। कार्डियक मसल्स का बना होता है, डिफरेंट टाइप्स की मसल्स है वो, तो उसका काम ही क्या करना, कॉन्टेक्ट करना है, जिसकी वजह से लगातार वो क्या करता है, कॉन्टेक्ट करता है और वो ब्लड फ्लो में प्रेशर उत्पन्न करता है। तो इस वजह से हमारा सर्कुलेशन हो पाता है। तो ये सारे जो फंडामेंटल हमने देखा, ये सारी कंडीशन आपको इन्वॉल्व हो रही है, ये सारी कंडीशन जो इन्वॉल्व हो रही है, तो हमको ये आपको सीधा सीधा समझ में आया बेटा कि हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यदि हमारी बॉडी में जो सारी सेल है उनका लेबर ऑफ डिवीजन देखने को मिलता है। जैसे हमने कहा हार्ट वाला, पेशी होती है, मसल सेल्स अलग होती हैं, हमारी हार्ट सेल अलग काम कर रही है, ब्लड हमारा अलग काम कर रहा है, जबकि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड लाइक बहता है, वो अलग तरह का बिहेव करता है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। लिखा है साहब कि पेशी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रही है। आप देख सकते हो मसल्स जो होती है, मसल्स जो होगी वो किसका काम करेगी, कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में, और इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही क्या होता है, मूवमेंट होता है, और ऑर्गन क्या होते हैं, रनिंग करते हैं। ठीक, दूसरी पॉइंट हमने बताया, यदि देखा जाए ब्लड की सेल ले लिया जाए, ब्लड की लिया जाए, तो ब्लड क्या करता है बेटा, ट्रांसपोर्ट करता है किसका, आपको सारी चीजों का, फूड का या फिर मटेरियल का, सब्सटेंस का। जैसे आपको ऑक्सीजन हुई, O2 हुआ, CO2 हुआ, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, फिर उसके बाद हमने बताया अमीनो एसिड हुआ, अमीनो एसिड हुआ, या फिर आपको क्या हो गया बेटा, अमीनो एसिड हुआ, ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज हुआ, और फैटी एसिड हुआ, फैटी एसिड। इन सारे मटेरियल का जो हम डाइजेशन जब करते हैं तो ये सारे मिलते हैं आपको बेटा
फूड में जो इन्वॉल्व है वो सारा ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा हो रहा है, तो वो हो रहा है किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। तो ब्लड एक प्रकार की टिश्यूज हुई, ठीक है। तो ये सारे आपको फंडामेंटल जो आपको हमने बताया बेटा कि हमको लेवल ऑफ डिवीजन देखने को मिलता है उसके, तो ये सारी सेल में जो डिफरेंटेड होती है वो यदि अर्थात एक कार्य करने के लिए एक स्पेसिफिक क्या होती है, सेल्स का ग्रुप पाया जाता है, समूह पाया जाता है जो एक स्पेशल कार्य को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं मिलकर। हाँ, एक सेल नहीं करती, कई सेल मिलकर आपको एक स्पेशल कार्य को क्या करती है, संपन्न करती है। और वही सेल जो ग्रुपों में एक काम करती है बेटा, समूहों में क्या करती है, एक स्थान पे पाई जाती है और एक ही कार्य को क्या करती है, संपन्न करती है। उन सेलों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, टिश्यूज कहा जाता है। आगे समझ में, जैसे सपोज दैट करो, यदि आपको कहा जाए मसल्स की, एक ग्रुप ढेर सारी मसल्स की सेल है, एक समझ लो ये मसल सेल है, सेलों का समूह मिला और शेप में, साइज में, सब में सिमिलर आपको मिल रही है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज कहा जाता है, टिश्यू का। तो अब टिश्यूज का क्या निकला आपको, फंडामेंटली तरीके से आप बता सकते हो, टिश्यू की परिभाषा कह सकते हो। तो नॉर्मल से आपको एनसीईआरटी में लास्ट पॉइंट पे लिखा भी होगा बेटा कि आपको लिखा हुआ क्या, ये कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं, ठीक। कहने का उसका मतलब है कि आपको डिफिनेशन कह सकते हो, तो आप ऐसे कह सकते हो, द ग्रुप ऑफ द सेल्स with similar shape is called as with similar shape and perform similar functions is called as tissue। ऐसी कोशिकाओं का समूह जो आपको एक समान दिखता हो और एक समान कार्य को ही संपन्न करता हो, ऊतक कहलाता है, ठीक है, या ऊतक कहलाते हैं। तो वैसे ही टिश्यू दोनों बता दिया। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखिएगा, ऊतक की टिश्यू पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि वो लेवल के आधार पे जो कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो एक समान दिखते होंगे, सिमिलर शेप की होती है, आकृति में एक समान होती है और एक कार्य को ही क्या करती है, स्पेशल एक कार्य को संपन्न करती है। वो आपको सेलों का समूह जो होता है वो टिश्यू का निर्माण करता है या टिश्यूज कहलाता है। क्लियर होगा? जो एनसीईआरटी में लिखा था वो हमने डिस्कस किया। अब आते हैं कि एनसीईआरटी के अगली पॉइंट पर हम देखते हैं, तो वो क्या कह रहा है एनसीईआरटी, क्या पौधे और जंतु में एक ही तरह के क्या होते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कह रहा है, क्या जंतु और पौधों में एक ही तरह का ऊतक पाया जाता है। तो हम कुछ ऊतक के टिश्यूज के फंडामेंटल बताते हैं। जैसे हमने मसल्स लिखा बेटा, ये एक प्रकार का टिश्यू हुआ जो एनिमल्स में पाया जाता है। ब्लड हुआ, ये एक प्रकार का टिश्यू होता है जो एनिमल्स में पाया जाता है। फिर हमने ट्रांसपोर्ट की बात की थी अभी पौधों में, तो उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऊतक पाया जाता है जिसको कहते हैं फ्लोएम और जाइलम, ठीक है। जाइलम और क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है। वो भी पौधों के टिश्यूज होते हैं, प्लांट टिश्यूज कहलाते हैं, उनका अलग अलग कार्य होता है, ठीक। डिटेल में देखेंगे, सबके पॉइंट है, ये तो फंडामेंटल समझ रहे हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट हम बढ़ते चलेंगे, सबका क्लियर हो जाएगा, कैसी सेलें होती है, स्ट्रक्चर कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, सारे बता देंगे। तो ये सारी चीजें हमने देखा। अब बड़ी इंटरेस्ट कह रहा है कि वो क्या एक समान होते हैं। तो हमको क्या देखने को मिलता है बेटा, कि हमको देखने को ये मिलता है पौधे, और आपका आंसर ये होगा कि पौधे और जंतुओं में जो टिश्यूज होती है वो एक समान नहीं होती, डिफरेंट होती है, ठीक। क्यों? क्योंकि आपको देखने में भी मिलता है डिफरेंट। एक पौधे की बात करें तो प्लांट जो होता है वो एक स्थानबद्ध रहता है। स्थानबद्ध का मतलब होता है वो स्टेबल होता है, एक ही स्थान पर रहता है, उसमें गति नहीं होती, वो मूवमेंट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। अर्थात क्यों ऐसा होता है, और उसको एक स्थान पर प्रतिबद्ध होने के लिए उसको दृढ़ होना पड़ता है, बड़ा स्टेबल होना पड़ता है। तो इन दोनों के लिए इसलिए डिफरेंट होता है। जबकि अगर बात किया जाए ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग क्या होता है, वो बेटा गतिशील होता है, मूवमेंट करता है, अपने फूड के सर्च में, अपने वास के सर्च में हमेशा मूवमेंट करता रहता है। तो उनमें ऊर्जा की खपत क्या होती है, ज़्यादा होती है एनिमल्स में। तो उनकी टिश्यूज क्या होती हैं, अलग तरह की पाई जाती है, डिफरेंट टिश्यूज पाई जाती है, वो मूवमेंट कर सकता है। तो हमने अभी बताया कि मूवमेंट जो करता है किसकी वजह से, मस्कुलर टिश्यू, तो जो पाया जाता है आपको किसमें, एनिमल्स में। जबकि पौधों में मस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता, मसल्स पेशी ऊतक उसमें नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, पौधे गत नहीं करते इसलिए उसमें क्या होता है, मसल्स नहीं होती। दूसरा क्या होता है, पौधों में ब्लड नहीं पाया जाता है, हमने ये
पता है। ये ऑक्सीजन ये सारे अमीनो एसिड फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट होता है, उनमें क्या होता है एनिमल्स में पाया जाता है, जबकि पौधों में ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या पाया जाता है जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाती है। वो होता है वैस्कुलर बंडल जिसे कहते हो, वो कहलाता है। तो ये सारा व्यू आपको कुल मिला के जो एंजाइटी का फंडामेंटल हमको समझ में आया कि इनमें क्या हुआ बेटा, कि सारे जंतुओं में और एक ध्यान रखना कि जंतुओं में जो होता है उनमें क्या होता है कि पौधों में जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, वो एक लिमिट होता है, स्थानबद्ध होता है कि एक स्थान पे ही वो क्या करता है ग्रो करता है, डायरेक्शन उसका निर्धारित रहता है, जबकि ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में क्या होता है ऐसा नहीं होता। अब वो उसका ग्रोथ डिपेंड नहीं रहता बेटा, वो किसी टाइम पे कहीं पे भी आपको क्या होता है डायरेक्शन उसका नहीं रहता। पौधों में क्या होता है एक स्पेशल जगह पे ही क्या होते हैं उनका सेल डिवीजन होता है जिसकी वजह से वो ग्रोथ करते हैं, वो देखेंगे आगे हम, ठीक है। जंतुओं में ऐसा नहीं होता है मूवमेंट। तो इस तरह से नंबर्स में आप कह सकते हो कि जंतुओं में क्या होता है विशेषकर जो सेल्स होती हैं उनमें बड़ा कॉम्पैक्टली बधी रहती हैं और उनमें दृढ़ता प्रदान करती है, ठीक है। उनकी अलग तरह का स्पेशलाइज होता है और वो दृढ़ता जो प्रदान करती है, वो जो टिश्यूज होती हैं वो अधिकतर टिश्यूज जो होती है दृढ़ प्रदान करती है पौधों को, वो अधिकतर बेटा क्या होती है डेड होती है। वो भी आगे देखेंगे स्क्लेरेंकाइम में, पैरेंकाइम में सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। अधिकतर वो क्या होती है डेड कहलाती है, ठीक है। तो इन सारा लार्सा बगा अर्थात आपको सिंपल सा मिला बेटा कि हमने संरचना की दृष्टि से या किसी भी आपको दृश्य से देखा जाए तो अलग अलग क्या होते हैं टिश्यूज पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। प्लांट्स के टिश्यू अलग तरह के पाए जाते हैं और एनिमल्स के टिश्यू क्या होते हैं अलग तरह के पाए जाते हैं। वही हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लेक्चर बड़ा नहीं करने की जरूरत है बेटा, हमने पहले बताया आपका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ दिया। आपको चार या 5 चैप्टर्स हैं और दूसरा चल रहा है आपका अगस्त चल रहा है, इस अगस्त तक मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा, सितंबर तक आपको ख़त्म कर देंगे हम। थर्ड वाले चैप्टर को एक महीने भी देना तब भी बहुत पहले ख़त्म हो जाएगा। और आपके एग्जाम किस में होंगे जनवरी या फरवरी तक होते हैं, फरवरी तक आपको मैं कम्प्लीटली कर दूंगा, ठीक है। वो मेरी जिम्मेदारी, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आता रहे। मेरा फंडामेंटल ये रहता है कि बेटा आपको जितना पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं प्रिपेयर करके कहता हूँ कि आप पढ़ो और खुद मैं प्रिपेयर करके पढ़ाता हूँ ताकि कहीं डाउट ना रहे, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको समझ में आता। आशा करता हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, वो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते होंगे, ठीक है। तो समझ में आएगा आपको टिश्यूज के बारे में, वो सारे लेबर्स के आधार पे, और हमने बताया कि वो डिफरेंट होते हैं किसके आधार पे, एनिमल और प्लांट्स के, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें बनावट भी अलग अलग, बॉडी डिजाइन अलग रहती है, मूवमेंट करने की क्षमता वो बताया हमने, उनके ऊतकों का संगठन भी अलग होता है। तो हम क्या करेंगे अगले लेक्चर्स में आपको सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा आपको प्लांट टिश्यूज के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्लांट टिश्यूज के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको 2 क्वेश्चन है वो आप ही सॉल्व करोगे आंसर में। पहला क्वेश्चन आपको दिया है ऊतक क्या है, तो बेटा ऊतक क्या है अभी बताया हमने, टिश्यूज क्या होते हैं, ठीक है, डेफिनेशन बता रखी है, क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी तो वो कहा कि आपको मल्टी सेलुलर में तो ऊतक देखने को मिलता है, तो उनमें क्या उसका उपयोग है। तो हमने लेक्चर्स के दौरान भी डिस्कस किया ऊतक कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, क्यों होता है, लेबर के आधार पर उनका फंक्शन अलग अलग डिवाइड रहता है, स्पेशलाइज रहते हैं फंक्शन, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर भी शायद आपको मिल गया होगा और हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं बेटा। आप अगला जो लेक्चर्स होगा वो मैं आपको लूँगा किस पे, प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। है आपको 2-3 लेक्चर प्लांट टिश्यूज बताएंगे, थोड़ा थोड़ा जो पढ़ेंगे बड़ा इंटरेस्टेड है और आप पहले से एफर्ट करते रहिए। अब थोड़ा सा पढ़ के पढ़िएगा, एनसीईआरटी लेकर बैठिएगा, पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बावजूद नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भेजिए ना, मैं सारा सोल्यूशन बता दूँगा। मतलब कहीं से भी आपको डाउट नहीं रहेगा, पूरा पूरा क्लियर रहेगा, ठीक है। तो बेटा आशा करता हूँ कि समझ में आएगा, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।